नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पीएम मोदी के बंगाल दौरे से पहले टीएमसी कैंप से बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी के बड़े नेता कुणाल घोष ने अपने सोशल मीडिया के बायो से टीएमसी का नाम हटा दिया है। टीएमसी की जगह उन्होंने केवल जर्नलिस्ट लिखा है। कुणाल घोष के ट्विटर बायो में उनके टीएमसी महासचिव होने का भी कोई जिक्र नहीं है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो टीएमसी छोड़ सकते हैं। हालांकि अभी इस बारे में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कुणाल घोष टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं और शाहजहां शेख मामले में रोजाना टीएमसी का बचाव करते रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर आज बंगाल जा रहे हैं। पीएम मोदी आज हुगली के आराम बाग जाएंगे। उसके बाद कल नादिया के कृष्णा नगर में उनका कार्यक्रम है और उनके इस कार्यक्रम से पहले यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल पहुंचने से पहले ही एक बड़ी सियासी उठापटक की तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि कुणाल घोष जो कि टीएमसी के बड़े नेता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बायो बदला है। अब कुणाल घोष की अपना ट्विटर बायो बदलने पर टीएमसी सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि वो टीएमसी में अपनी अनदेखी से नाराज थे। सूत्रों के मुताबिक कुणाल घोष ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन टीएमसी की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। राज्यसभा के लिए भी उनके नाम पर विचार नहीं किया गया था। इस मुद्दे पर ममता और अभिषेक बनर्जी का भी रिस्पांस नहीं था, जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। इसीलिए सूत्रों के मुताबिक कुणाल घोष ने पार्टी पर दबाव बनाने के लिए ये कदम उठाया है। लेकिन क्या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स की है या फिर इससे इतर होकर कुणाल घोष कोई मन बना चुके हैं? क्या वो टीएमसी को कोई झटका देने जा रहे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो उनके एक बदलाव से बंगाल की राजनीति में खड़े हो गए हैं। मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पीएम के दौरे से ठीक पहले टीएमसी में ये जो हलचल बढ़ी हुई है, खासकर जो कुणाल घोष कर रहे हैं, उसके क्या मतलब निकाले जाएं? देखिए, 24 घंटे के अंदर कुणाल घोष के ट्विटर से और जो उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है उस पर अगर आप गौर करें तो ऐसा लगेगा कि टीएमसी में अंतर्कलह बहुत चल रही है। कल उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें ये लिखा था कि जो पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्रुपबाजी स्वार्थी हैं, साल भर में दीदी और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जुनून से चुनाव जीतते हैं और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वफादारी नहीं निभाते हैं। ये किस पर निशाना था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन ये साफ हो गया था कि कुणाल घोष किसी के ऊपर निशाना साध रहे हैं, वो खुश नहीं है। और उसके बाद आज जब सुबह पता लगा कि कुणाल घोष ने अपने ट्विटर बायो से पार्टी स्पोक पर्सन और साथ ही साथ टीएमसी से नाता हटा दिया, महासचिव का भी जो उल्लेख था वो भी हटा दिया, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पार्टी से बहुत नाराज है। उसकी वजह भी बहुत बड़ी है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली वो ये है कि कुणाल घोष ने इच्छा ये जताई थी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ें। हालांकि वो सार्वजनिक रूप से ये कहते नजर आते रहे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा है। ये लगभग तय है। टीएमसी ने जो अपनी लिस्ट बनाई है लोकसभा चुनाव में उसमें उनका नाम नहीं और राज्यसभा चुनाव में भी उनका नाम नहीं आया उम्मीदवारी के तौर पर, लिहाजा वो बहुत नाराज थे। रिस्पांस भी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से उस तरीके से कुणाल घोष को नहीं मिल रहा था जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। लिहाजा ये एक दबाव की राजनीति है जिसमें माना जा रहा है कि अगर इस तरीके का कुछ दबाव बनेगा, पॉलिटिकली मैसेज जाएगी तो कहीं ना कहीं टीएमसी दोबारा से अप्रोच। मनीष, यही समझाइए कि क्या सिर्फ ये दबाव तक ही सीमित है कुणाल घोष का कदम, या इससे आगे वो कोई और बड़ा कदम भी उठा सकते हैं? टीएमसी को कोई झटका भी दे सकते हैं या उन्हें मना लिया जा सकता है? देखिए, कुणाल घोष को जितना लोग जानते हैं या टीएमसी के कुछ नेताओं से जो हमारी बातचीत हो रही है वो उनका ये कहना है कि बीजेपी में उनका जाना थोड़ा सा डायसी इसलिए भी है क्योंकि जो यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी हैं उनसे बहुत अच्छे उनके रिश्ते नहीं हैं, लिहाजा इस बात पे थोड़ा सा संशय हो सकता है। लेकिन जिस मुहाने पर वो खड़े हैं राजनीति के, उस मुहाने पर उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है और महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा फैसला ले, क्योंकि अचानक से कल रात को जब पार्टी और अभिषेक बनर्जी को लेकर वो लगातार ट्वीट कर रहे थे, शेख शाहजहां को लेकर ट्वीट कर रहे थे, संदेश खाली की हुई घटना को लेकर समर्थन में ट्वीट कर रहे थे, क्या हुआ कि सुबह सुबह उन्होंने अपने बायो से पार्टी से नाता तोड़ लिया, उसमें हटा दिया, एक सोशल वर्कर और जर्नलिस्ट के तौर पर ही सिर्फ लिखा। तो कुल मिलाकर एक पॉलिटिक्स है ये दबाव की। लेकिन ये जरूर माना जाता है कि कुणाल घोष टीएमसी में अच्छा खासा एक कद्दावर छवि रखते थे, पार्टी में महासचिव के पद पर हैं, स्पोक पर्सन है और जब जब टीएमसी को जरूरत पड़ती है दमखम से बोलने की तब तक कुणाल घोष आगे आके बोलते रहे और अभिषेक बनर्जी के बेहद खास माने जाते हैं। लिहाजा इस
कहीं ना कहीं खबर से पार्टी में हलचल बहुत तेज है, लेकिन एक खाना और भी है जो ये मान रहा है कि अंदर टीएमसी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अंदर खाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महत्वाकांक्षा बहुत रखते हैं, लेकिन उनको वो चीजें नहीं पूरी हो रही है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक हलकों में जो हलचल है वो बढ़ती जा रही है और अब इसका असर बंगाल में भी पहुंच चुका है। टीएमसी में असर देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए मनीष हमारे साथ, हम आपके पास फिर लौटेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि झारखंड दौरे पर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी झारखंड को 35,700 करोड़ की सौगात देने आए हैं। यहां उन्होंने सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल और फिर कल बिहार जाएंगे। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को देखते हुए आज सबकी नजरें पीएम मोदी की आरामबाग में होने वाली रैली पर हैं। पीएम मोदी आज पहले आरामबाग में परियोजनाओं की सौगात देंगे, फिर पब्लिक मीटिंग करने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि इस रैली में मोदी सीधे ममता सरकार पर वार कर सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीजेपी ने जिस तरह से इस मुद्दे पर टीएमसी को घेरा, उसके बाद आनन फानन में ममता सरकार ने कार्रवाई की। अब आज आरामबाग की रैली में पीएम मोदी संदेश खाली का मुद्दा उठा सकते हैं। संदेश खाली का मुद्दा ममता सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा है और अब शाहजहां शेख वो कमजोर कड़ी ममता बनर्जी के लिए बन चुके हैं, जिससे उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदरी में 8,939 करोड़ की लागत से बने फर्टिलाइजर कारखाने को देश को समर्पित करेंगे। गोरखपुर और रामागुंडम के बाद मोदी सरकार में यह तीसरा फर्टिलाइजर प्लांट है, जिसे दोबारा शुरू किया गया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। पीएम देवघर से गोड्डा को जोड़ने वाली मोहनपुर हंसडीहा नई रेल लाइन और देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी इसके बाद झारखंड में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो आज कई परियोजनाओं की सौगात झारखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने जा रही है और झारखंड के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल भी जाएंगे और वहां भी ममता सरकार पर हमलावर नजर आएंगे और कई योजनाओं की सौगात आज बंगाल को उनकी तरफ से मिलेगी। अब पीएम मोदी कल तड़के 3 बजे तक लोकसभा चुनाव के लिए चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में शामिल थे। उसके कुछ घंटे के अंदर वो झारखंड पहुंच गए। पीएम मोदी ने आज के दौरे का धनबाद, गिरिडीह, दुमका, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर असर पड़ेगा। अगर 2019 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने राज्य की 14 में से 11 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार बीजेपी का टारगेट 370 सीट जीतने का है। इसीलिए बीजेपी की कोशिश यह है कि झारखंड में जिन 3 सीटों की गुंजाइश रह गई थी वो 3 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीत ले और इसी मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त निकले हुए हैं, झारखंड के दौरे पर हैं और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है। 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में जीती थी 2019 के चुनावों में और इस बार कोशिश यह है कि जो 3 सीटों की कसर रह गई थी वो 3 सीटें भी बीजेपी इस बार अपनी झोली में डाल ले। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के आरामबाग में भी रैली करेंगे। कल 2 मार्च को पीएम मोदी की रैली कृष्णानगर में होगी। ये दोनों जगह संदेश खाली से करीब 150 किलोमीटर दूर जरूर हैं, लेकिन पीएम अपनी रैली में इसका जिक्र कर ममता को जरूर घेरने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 3 बजे आरामबाग में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 3:45 पर आरामबाग में रैली को भी संबोधित करेंगे। रात को कोलकाता राजभवन में ही रुकेंगे। कल दूसरे दिन का प्रोग्राम पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से शुरू होगा। सुबह 10:30 बजे पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सुबह 11:15 बजे कृष्णानगर में पब्लिक मीटिंग होगी। इसके बाद पीएम मोदी बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम का प्रोग्राम है। तो देखिए, ये 3 दिन के जो ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री के दौरे हैं, इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। एक बार फिर से हम मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, पीएम का ये दौरा कितना अहम है और दिलचस्प क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक मुद्दा ममता सरकार के लिए सबसे मुश्किलों भरा साबित हो रहा है, उसी मुद्दे को छूकर ममता सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दौरा बहुत खास है और ये हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल जो है वो पश्चिम बंगाल से ही बज रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। अब लगभग 72,000 करोड़ रुपए की शिलान्यास योजनाओं को हरी झंडी दे सकते हैं, लेकिन सब लोग सुनना चाहेंगे कि संदेश खाली मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, क्योंकि संदेश खाली पर टीएमसी सरकार की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। आरामबाग में वो आ रहे हैं, आज कल कृष्णानगर में रहेंगे, 8 तारीख को। और बताया मनीष, जा रहा आपको है कि बीच में उत्तर रोक रही हूँ। चौबीस इस वक्त परगना झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। अन्य महानुभाव और झारखंड के भाइयों और बहनों, जोहार। आज झारखंड को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उपहार मिला है। मैं अपने किसान भाइयों को, मेरे आदिवासी समाज के लोगों को और झारखंड की जनता को इन योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां सिंदरी उर्वरक कारखाने का लोकार्पण किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। मैं 2018 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास करने आया था। आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। इस खाद कारखाने के लोकार्पण के साथ ही आज भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम उठाया है। हर वर्ष भारत में करीब करीब 360 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत होती है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय देश में 225 लाख मैट्रिक टन यूरिया का ही उत्पादन होता था। इस बड़े गैप को भरने के लिए भारत में बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता था। इसलिए हमने संकल्प लिया कि देश को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारी सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मैट्रिक टन हो गया है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने रामागुंडम, गोरखपुर, बरौनी इन फर्टिलाइजर प्लांट फिर से दोबारा शुरू करवाए। अब आज इसमें सिंदरी का नाम भी जुड़ गया है। तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट भी अगले 1-1.5 साल में शुरू होने जा रहा है। और मुझे पक्का भरोसा है
देश की जनता पर भरोसा है कि उसके उद्घाटन के लिए भी मैं जरूर पहुंचूंगा। इन 5 प्लांट से भारत 60 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा यूरिया का उत्पादन कर पाएगा। यानी भारत तेजी से यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि वो पैसा किसानों के हित में खर्च होगा। साथियों, आज का दिन झारखंड में रेल क्रांति का एक नया अध्याय भी लिख रहा है। नई रेलवे लाइन की शुरुआत से लेकर मौजूदा रेलवे लाइन के दोहरीकरण और कई अन्य प्रोजेक्ट्स आज यहां शुरू हुए हैं। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन का शिलान्यास होने के इन क्षेत्रों में भूमिगत आग से सुरक्षित एक नया रूट उपलब्ध होगा। इसके अलावा देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के शुरू होने से बाबा बैद्यनाथ का मंदिर और माता कामाख्या की शक्तिपीठ एक साथ जुड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले ही मैंने वाराणसी में वाराणसी कोलकाता रांची एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। ये एक्सप्रेसवे चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो समेत पूरे झारखंड में आने जाने की स्पीड को कई गुना बढ़ाने वाला है। इसके अलावा हमारे किसान भाई बहनों को चाहे फसल की बात हो, हमारे खदानों में कोयले की बात हो, हमारे कारखानों में सीमेंट जैसे उत्पाद हो, ये पूर्वी भारत से देश के हर कोने में भेजने में बड़ी सहूलियत भी होने वाली है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड की रीजनल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, यहां के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने जनजातीय समाज, गरीबों, युवाओं और महिलाओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर झारखंड के लिए काम किया है। साथियों, हमें 2047 से पहले अपने देश को विकसित बनाना है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। आपने देखा होगा, कल ही अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसी गति से आगे बढ़ते हुए ही हमारा देश विकसित बनेगा और विकसित भारत के लिए झारखंड को भी विकसित बनाना उतना ही जरूरी है। केंद्र सरकार इस दिशा में हर तरह से झारखंड को सहयोग कर रही है। मुझे विश्वास है कि भगवान बिरसा मुंडा की यह धरती विकसित भारत के संकल्पों की ऊर्जा शक्ति बनेगी। साथियों,
यहां मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रख करके आपका धन्यवाद करके अब जाऊंगा। धन्यवाद। तो वहां मैदान भी जरा खुला होगा, माहौल भी बड़ा गर्मा गर्म होगा, सपने भी मजबूत होंगे, संकल्प भी तगड़े होंगे। और इसलिए मैं जल्द से जल्द आधे घंटे के भीतर भीतर धनबाद जाकर के वहां से झारखंड को और देश को अनेक और बातें भी बताऊंगा। एक बार फिर आज की सभी योजना के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, तो शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। आज फर्टिलाइजर प्लांट की जो सौगात है वो झारखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है और पीएम ने इसी बात का जिक्र किया कि ये मोदी की गारंटी है। हमने जो गारंटी दी किसानों के लिए, उस गारंटी को हम पूरा करके दिखाते हैं। इससे पहले 2 और प्लांट मोदी सरकार बीते 10 सालों में लगा चुकी है और ये तीसरा प्लांट है फर्टिलाइजर का जो झारखंड में लग रहा है। तो